सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इसका नाम है लाल, पीला और हरा। मुझे 12 विद्यार्थी चाहिए। कृपया स्वेच्छा से सामने आ जाएं। आपको जमीन पर बनी हुई लकीर पर खड़े होना है। सबसे पहले खड़ा व्यक्ति लाल कहेगा, फिर उसके बाद खड़ा व्यक्ति पीला कहेगा और तीसरा व्यक्ति हरा कहेगा। फिर चौथा व्यक्ति लाल बोलकर इस कड़ी को फिर से शुरू करेगा। आप जो रंग कहेंगे उसके अनुसार यह क्रम होगा: 1 लाल, 2 पीला, 3 हरा, 4 लाल, 5 पीला, 6 हरा, 7 लाल, 8 पीला, 9 हरा, 10 लाल, 11 पीला, 12 हरा। जब मैं कहूं शुरू, तब जिन्होंने लाल कहा था वे 3 कदम आगे चले जाएंगे और 4 कदम पीछे जाएंगे। जिन्होंने पीला कहा था वे 3 कदम आगे चलेंगे और फिर 3 कदम पीछे। जिन्होंने हरा कहा था वे 3 कदम आगे चलेंगे और 2 कदम पीछे। जब भी मैं शुरू कहूं, तब आपको इन निर्देशों का पालन करना है, ठीक है? क्या आपको खेल पसंद आया? पहले तो आप एक ही लकीर में खड़े थे, पर अंत में आप 3 अलग अलग जगहों पर थे, एक के पीछे एक, है ना? लाल रंग वाले पीछे थे, पीले रंग वाले उसी जगह थे और हरे रंग वाले अपने स्थान से आगे थे। क्या अब हम इस खेल की तुलना अपनी आमदनी और खर्चे से करें? शुरुआत की लकीर हमारी मूल स्थिति दर्शाती है, आगे बढ़ना हमारी आमदनी दर्शाती है और पीछे जाना हमारे खर्चे दर्शाता है। लाल 3 इकाई कमाते हैं पर 4 इकाई खर्च करते हैं, इसीलिए वे पीछे चले गए क्योंकि उनके खर्चे आमदनी से ज्यादा है। पीले 3 इकाई कमाते हैं और 3 खर्चे करते हैं, इसीलिए वे उसी जगह रहते हैं। वे उन लोगों को दर्शाते हैं जो अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं। हरे
3 इकाई कमाते हैं और केवल 2 इकाई खर्च करते हैं और कमाई का एक भाग बचाते हैं। इसीलिए उन्होंने जहां से शुरू किया था वहां से आगे है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि 3 मेंढक एक कांच के गहरे बर्तन में गिर गए हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेंढक का बर्ताव लाल रंग वाले की तरह है, यानी कि अगर वह 3 कदम आगे आते हैं तो एक 4 कदम पीछे जाता है। दूसरे का बर्ताव पीले रंग वाले जैसा है और तीसरे का बर्ताव हरे रंग वाले की तरह है। इनमें से कौन सा मेंढक जल्दी बाहर निकल जाएगा? सही कहा। लाल थोड़ा आगे बढ़ेगा पर कई कदम पीछे रह जाएगा। पीला आगे पीछे करता हुआ उसी जगह रह जाएगा, पर हरा अपने प्रयास से लगातार आगे बढ़ता हुआ जल्दी बाहर निकल जाएगा। सोचिए कि अगर मेंढक की तुलना मनुष्य के व्यवहार से की गई है तो हमने इससे क्या सीखा? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपने 350 रुपए बचाए हैं। आप एक दुकान पर कपड़े खरीद रहे हैं। आपने 3 कपड़े देखे, अ, ब और स। तीनों अच्छे हैं और आपको पसंद भी है, पर अ में अच्छी कशीदाकारी है, इसीलिए इसका दाम 350 रुपए है। ब का दाम 300 है और स का दाम 250 है। आपने 50 रुपए रिक्शा के खर्च कर लिए और 300 रुपए कपड़े खरीदने के लिए। इस परिस्थिति में आप कौन सा कपड़ा खरीदेंगे? 1, अ के लिए 300 रुपए देकर 50 रुपए उधार रखेंगे। 2, ब खरीदेंगे। या फिर 3, स खरीद कर 50 रुपए बचा लेंगे। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनना है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। जब आपको केवल 300 रुपए खर्च करने हैं, तब 350 रुपए खर्च करना दर्शाता है कि आपका व्यवहार लाल रंग वाला है। आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। ऐसा करने से आप पर कर्जा बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जब उसी किस्म का कपड़ा 250 रुपए में मिल सकता है तो उसके लिए 300 रुपए खर्च करना यह दर्शाता है कि आपका व्यवहार पीले रंग वाला है। सब कुछ खर्च देने से आपकी कोई बचत नहीं होगी। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। जबकि उसी किस्म के कपड़े के लिए 250 रुपए खर्च करने में समझदारी है। यह दर्शाता है कि आपका व्यवहार हरे रंग वाला है। आप गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए बचत करने के तरीके ढूंढते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बचत भी बढ़ेगी।
धन के प्रबंधन का मतलब है कि सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। मैं दोहराता हूं, धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। हमने यह समझा कि धन के प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले कामिनी की परिस्थिति देखते हैं। कामिनी एक मध्य वर्गीय परिवार से है। उसके माता पिता उसे धन के प्रबंधन का अनुभव देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने परिवार के मासिक खर्चों का काम उसे सौंप दिया है। पूरे महीने की आमदनी उसे दे दी ताकि वह खर्चे संभाल सके। सबसे पहले कामिनी ने सारे खर्चे की सूची बनाई। आइए एक कार्यकलाप के द्वारा देखें कि उसने सारे खर्चे किन वर्गों में डाले हैं। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ खर्चे दिखेंगे और दूसरी तरफ कुछ वर्ग दिखेंगे। आपको खर्चे को सही वर्ग में डालना है। खर्चे वर्ग: चावल, कांस्य की मूर्ति, फिल्म देखना, घर का किराया, दवाइयाँ, बांस का झूला, बीमा की किश्त, किताबें, मनोरंजन, रख रखाव, विलास, खाना, राशन, आराम, पूंजी निवेश, आपातकालीन, शिक्षा। बहुत अच्छी तरीके से किया आपने, धन्यवाद। क्या हम सही जवाब देख लें? खर्चे वर्ग: चावल, खाना, राशन, कांस्य की मूर्ति, विलास, फिल्म देखना, मनोरंजन, घर का किराया, रख रखाव, दवाइयाँ, आपातकालीन, बांस का झूला, आराम, बीमा की किश्त, पूंजी निवेश, किताबें, शिक्षा। यह घर के खर्चे का एक नमूना है। घर की आमदनी, स्वास्थ्य, रहने का ढंग और अन्य परिस्थितियों के आधार पर यह बदल सकता है। इसके बाद कामिनी ने प्रत्येक चीज को 3 मुख्य वर्गों के अनुसार रखा: महत्वपूर्ण और जरूरी खर्च, आराम और सुख के लिए खर्च, विलास और ऐश्वर्या के खर्चे। उसकी नई सूची के अनुसार खाना, कपड़े और घर महत्वपूर्ण व जरूरी खर्चे हैं। जिन खर्चों से सुख मिलता है और तनाव कम होता है वे आराम वाले खर्च में आते हैं। जो खर्च समाज में अपना ओहदा दिखाने के लिए किया जाता है वे विलास के खर्च में होते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ खर्चे दिखाए जाएंगे। आप एक मध्य वर्गीय परिवार से हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप इन खर्चों को जरूरत, आराम और विलास के वर्ग में डाल सकते हैं? खर्च, जरूरत, आराम, विलास। चावल, बिजली, फिल्म देखना, घर का किराया, दवाइयाँ, एक महंगी तस्वीर, झूलती हुई कुर्सी, बीमा की किश्त, 5 सितारा होटल में पार्टी, पिकनिक। आपने बहुत अच्छी तरह किया, धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि खर्चे को
किन किन वर्गों में डाला गया है? खर्च, जरूरत, आराम, विलास। चावल जरूरत, बिजली जरूरत, फिल्म देखना आराम, घर का किराया जरूरत, दवाइयाँ जरूरत, एक महंगी तस्वीर विलास, झूलती हुई कुर्सी आराम, बीमा की किश्त जरूरत, 5 सितारा होटल में पार्टी विलास, पिकनिक आराम। कामिनी ने घर के खर्चे को अपने परिवार की आमदनी के अनुसार वर्गों में डाला। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वर्ग हर परिवार की आमदनी के अनुसार अलग होंगे। उदाहरण के लिए, जो परिवार खुद के घर में रहता है, उसकी सूची में घर का किराया नहीं आएगा। उसकी जगह रख रखाव के खर्चे होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स इत्यादि। और तो और, आराम व विलास किसे कहा जा सकता है, यह भी परिवार की आमदनी पर निर्भर करेगा। कामिनी ने अपनी सूची अपने माता पिता को दिखाई। उन्होंने उसके काम को सराहा और उससे पूछा कि अब वह क्या करेगी। उसने कहा कि वह विलास के खर्चे नहीं करेगी, जरूरत वाले खर्चे पर ध्यान देगी, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पैसे बचा कर रखेगी। अगर कुछ पैसे बच गए तो वह आराम वाली चीजें पर खर्च करेगी। योजना के अनुसार खर्चा करना क्या होता है? योजना के अनुसार खर्चा करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। मैं दोहराता हूं, योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। आइए अब योजना के अनुसार खर्च करने के और पहलू देखते हैं। सबसे पहले मदन के बारे में जानते हैं। मदन एक छात्रावास में रहता है। वह अपने कमरे को सजाना चाहता है, इसीलिए उसने अपने दोस्त नवीन से 250 रुपए उधार लिए और 10 दिनों में लौटाने का वादा किया। पर वह 10 दिनों में
पैसे नहीं लौटा पाया। नवीन मदन से पैसे मांगने गया। अगर आप मदन की जगह होते तो क्या करते? नवीन से मिलना जुलना छोड़ देते, उसे यह वादा करते कि आप 2 दिनों में पैसे लौटा देंगे, नवीन से माफी मांगते। क्या आप में से 2 छात्र इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? मदन का पात्र निभाने वाले व्यक्ति को एक विकल्प चुनना है और उसके अनुसार अभिनय करना है। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। अगर मदन अपने वादे के अनुसार पैसे नहीं लौटाएगा तो उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। मदन नवीन से मिलना बंद कर देगा तो दरार और बढ़ जाएगी। झूठे वादे करने से भी रिश्ते और बिगड़ेंगे और नवीन मदन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। केवल माफी मांगने से मदन का आदर और आत्मसम्मान कम हो जाएगा। हमने इससे क्या सीखा? कर्ज लेने के नकारात्मक परिणाम, रिश्तों में दरार, आत्मसम्मान और आदर में कमी। योजना के अनुसार खर्च करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कर्ज न लेना। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना। अब एक कहानी से जुड़ी हुई गणित की समस्या देखेंगे। एक महान कवि था जिसने अपनी कविता एक राजा के दरबार में सुनाई। कविता से बहुत खुश होकर राजा ने उस कवि को मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया। कवि ने तुरंत एक शतरंज की तरफ इशारा करते हुए एक वर्ग में एक दाना चावल रखने को कहा। राजा ने वह कर दिया। उसने कहा कि अगले वर्ग में उसके दुगने चावल रखे जाएं। राजा ने अगले वर्ग में 2 दाने रख दिए। फिर उसने कहा कि इस तरह हर अगले वर्ग में पिछले वर्ग के मुकाबले दुगने चावल रखे जाएं। राजा उसकी यह सरल सी इच्छा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, पर राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। क्या आप बता सकते हैं कि 64वें वर्ग में कितने चावल रखे गए थे? क्या आपने हिसाब लगा लिया? आप नहीं लगा पाए, है ना? क्या हम कंप्यूटर की मदद से इसका हिसाब लगाएं? अड़तीसवें वर्ग के बाद कंप्यूटर भी इसका हिसाब नहीं निकाल पाया। आइए फिर से कहानी पर ध्यान देते हैं। जब राजा ने कवि की मांग को पूरा करना शुरू किया तो उसका शाही भंडार खाली हो गया। इसके बाद ही राजा समझ पाया कि उसकी इच्छा इतनी सरल नहीं थी जितनी की दिख रही थी। पूरा राज्य मिलकर भी वह इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। अब राजा की परिस्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कि उन लोगों की होती है जो बहुत अधिक दर पर कर्ज लेते हैं। कुछ अनियोजित क्षेत्र में ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती है कि वह मूल राशि से भी अधिक हो जाती है। इसीलिए किसी आराम या विलास की चीज को खरीदने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि इसके लिए कर्ज लेना चाहिए या नहीं। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना। मुझे यकीन है
कि आपने मेहनती चींटी की कहानी सुनी होगी, जिसने बारिश आने से पहले खाना इकट्ठा कर लिया और आलसी टिड्डा गर्मियों में आराम करता रहा। फिर उस टिड्डे को बारिश के मौसम में भूखा रहना पड़ा। आप में से किन लोगों को भविष्य के लिए पैसे बचाकर रखने की आदत है? आपने यह कब और कैसे शुरू किया? आपने कितने पैसे बचाए हैं? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। जेब खर्च से कुछ पैसे रोज बचाए जा सकते हैं और उन पैसों से आप अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खोल सकते हैं। उन बचे हुए पैसों का आप उचित समय पर सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आवर्ती बचत खाता भी एक विकल्प है। हर महीने आप एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं और एक निश्चित समय के बाद आपको वह राशि ब्याज के साथ वापस मिलती है। इस तरीके से आप भविष्य में आने वाले किसी खर्चे के लिए उन पैसों को काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आवर्ती खाते के पैसे से आप उच्च शिक्षा या घर की मरम्मत, रंगाई इत्यादि इसके लिए पैसे बचा सकते हैं। हमेशा ऐसे बैंक में पैसे डालने चाहिए जो जाना पहचाना और विश्वसनीय हो। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना। आइए अब विनीता के बारे में जानते हैं। विनीता की चचेरी बहन की शादी होने वाली है। विनीता उसे एक घड़ी देना चाहती है। वह एक घड़ी की दुकान पर गई जहां से उसने पहले भी 2 दीवार घड़ियां खरीदी थी। घड़ी खरीदने के बाद उसकी नजर एक मेज घड़ी पर गई जिसकी डिजाइन बहुत सुंदर थी और उसकी धुन भी बहुत प्यारी थी। दुकानदार ने विनीता को उस घड़ी की खूबियां बताई। विनीता को बहुत मन हो रहा था कि वह घड़ी खरीद ले। अब मैं चाहता हूं कि आप में से 2 छात्र इस दृश्य का अभिनय करके दिखाएं। अंत में आपको दर्शाना है कि विनीता ने उस घड़ी को खरीदने का लोभ छोड़ दिया और दुकानदार को धन्यवाद देते हुए घर चली गई। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। जब आप बाजार में कुछ खरीदने गए हैं, तब उसके अलावा और कई सामान खरीदने का लोभ अनुचित होता है। हम बिना सोचे समझे ऐसी खरीदारी कर लेते हैं। इसे कहते हैं आवेगपूर्ण खरीदारी। अगर हम योजना के अनुसार खर्च करने में विश्वास रखते हैं, तो हमें इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। किसी चीज की सजावट या उसके विज्ञापन से आकर्षित होकर कुछ खरीदना आवेगपूर्ण खरीदारी होती है। हम आवेगपूर्ण खरीदारी तब करते हैं जब हम पर दोस्तों का नकारात्मक दबाव होता है और हम उनके सामने दिखावा करना चाहते हैं। हमें इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह खर्च योजना के अनुसार नहीं होता और इससे हमारी बचत में कमी हो सकती है। हम महत्वपूर्ण कामों के लिए बचत करते हैं, इसीलिए बचत के पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी चीज के विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदारी करने से पहले यह सोचना चाहिए
कि हमें उस चीज की कितनी जरूरत है और वह वस्तु पैसे खर्च करने लायक है या नहीं। अगर हमें इनमें से किसी भी बात पर शंका हो तो वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए। योजना के अनुसार खर्च करने का एक और पहलू है आवेगपूर्ण खर्चा न करना। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना, आवेगपूर्ण खर्चा न करना। अब एक कार्यकलाप करेंगे। क्या आपने कभी कोई आवेगपूर्ण खर्चा किया है? उदाहरण के लिए एक दुकान पर कपड़े खरीदने के बाद आपने एक कुर्ता देखा जो आपको बहुत पसंद आया और आपने वह खरीद लिया। यह कोई कपड़ा या खिलौना या कुछ और हो सकता है। क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या आपको वह सत्र याद है? अपने माता पिता को समझें। उसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरह माता पिता ने 2 साल के बच्चे की बात मान ली पर 14 साल के बच्चे को मना कर दिया। अब आप समझ गए होंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना? वे आवेगपूर्ण खर्चा नहीं करना चाहते थे और उन्हें पता था कि आप आवेगपूर्ण खर्चे के नकारात्मक प्रभाव समझ सकते हैं। धन का प्रबंधन खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन का आधार होता है। इसीलिए हमें लाल रंग वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। पीले रंग वाला व्यवहार यानी कि पूरी आमदनी खर्च करना, यह भी नहीं करना चाहिए। हमें हरे रंग वाला व्यवहार अपनाना चाहिए, यानी कि आमदनी से कम खर्च करना और भविष्य के लिए बचाना। आप सबको शुभकामनाएं। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। कर्ज लेने के नकारात्मक परिणाम, रिश्तों में दरार, आत्मसम्मान और आदर में कमी। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना, आवेगपूर्ण खर्चा न करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।
क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेनगुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी, इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है रूश, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी, आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी, क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ न आया। तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। और कभी वो खिलखिला के हंसती थी, इस तरह। और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी, इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह बोंडा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक
पुस्तक पढ़ रही थी अलमारी के पीछे। अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, बुर्र, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना, और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओह, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, तुमने अभी अभी कसरत की है। सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती है उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है। उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हाँ 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है, और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो
तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ, तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है, तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी टी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है, और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।